फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक मार्केट में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप अल्टीमेटली खरीद तो बिजनेस ही रहे हैं पर करना कैसे है हमें बहुत ही कम वीडियोस मिलते हैं जहां पे आसान भाषा में ये मिल सके। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए फंडामेंटल को आज के वीडियो में बहुत आसान बनाने की कोशिश करूं। एक रिटेल पब्लिक जो लेमैन है, जो आम आदमी है, उसके लिए कितना मोटा मोटा देखना ज़रूरी होता है क्योंकि हमें बैलेंस शीट तो पढ़नी नहीं आती और ना हमारे पास उतना वक्त है कि ईमानदारी से कहें तो बात तो यही सही है। हमें कोई टिप दे देता है या हमें कोई और एक स्क्रीनर देख के हमें कोई स्टॉक मिल जाता है तो हम उसको खरीदते हैं। लेकिन अगर हम ये 10 बातें जो आज मैं बताने वाला हूँ, लगभग 10 बातें फंडामेंटल की, अगर आप ये देखना शुरू कर दें तो आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि गलत नहीं होंगे, स्टॉक मार्केट में अगर आप 10 शेयर लेंगे तो आप 5-6 में ही सही होंगे, चाहे आप बहुत एनालिसिस भी कर लें। लेकिन फिर भी आप इसमें बहुत हद तक आप अपने आप को बचा सकते हैं जब आप इन 10 बातों को देखने लग जाएंगे फंडामेंटल। वैसे भी अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो आप सच में स्टॉक मार्केट में कुछ नया ही पाएंगे क्योंकि क्या जब आप कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तो अल्टीमेटली है तो वो कंपनी ही ना, वो कर तो कोई बिजनेस ही रही है, व्यापार ही रही है, कमाने के लिए ही कर रही है और आप उसके एक हिस्सा बन रहे हो उस बिजनेस का। तो इस सोच के साथ आज की वीडियो को देखिए, बहुत आराम से, जो समझ में आता है उसको लीजिए, जो नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। जितना भी आप देखेंगे वो प्लस ही होगा। अगर आप इन 10 बातों से में 3 बातें भी देखना शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे एक शेयर ले लिया है पॉलीकैब। आप कोई भी शेयर का नाम इसके अपने गूगल में लिखिए और उसके आगे स्क्रीनर लिख दीजिए तो आपको screener.in की वेबसाइट आ जाएगी। अब आप ये screener.in इसमें लिखा हो, screener.com नहीं लिखा हुआ है, याद रखिएगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो उसका पूरा फंडामेंटल आ जाता है। बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, कोई पैसे चार्ज नहीं कर रही है। तो एक बार आप मेरी राय ज़रूर मानिएगा, कभी भी कोई शेयर लीजिए, कोई भी बता रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, तो एक बार के लिए उसका फंडामेंटल ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है उस समय उसका फंडामेंटल अच्छा ना हो, इसलिए कंपनी नीचे भी जा रही हो तो आपको सॉरी यहाँ बहुत बारिश हो रही है, केरल में मानसून आ चुका है। तो मानसून तो आ चुका है, इसलिए आप आराम से सीखिए ठंडे दिमाग से। जैसे यहाँ ठंडा हो गया मौसम, मैं जानता हूँ नॉर्थ में अभी गर्मी होगी, पर आप ठंडे दिमाग से इसको सीखिए और ठंडे दिमाग से अप्लाई कीजिए। ज़िंदगी भर का काम है, 1-2 दिन का काम नहीं है। किसी ने सही कहा है, अगर आप जल्दी जल्दी अमीर होना चाहेंगे तो आपको 25 साल लगेंगे, अगर धीरे धीरे अमीर होंगे तो 15 साल लगेंगे। ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो देखिए, आप अगर किसी भी कंपनी में फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं तो आपको screener.in पे जो ये जितने जितने टैब हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं। आपको बहुत ज़्यादा एनालिसिस, बैलेंस शीट वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद मैं जो देखता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये मार्केट कैप का जो नंबर है, जो यहाँ 91,000 करोड़ रुपए लिखा है, इसको आपको देखना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है? देखो, अगर आपका शेयर आपको लग रहा है कि सर ये तो मैंने इसलिए लिया है कि ये यहाँ से 100 गुना हो जाएगा, तो जब शेयर का प्राइस 100 गुना होगा, अगर ये 6,000 जो प्राइस चल रहा है, अगर इसको 100 गुना होना है तो इस मार्केट कैप को भी 100 गुना होना पड़ेगा। ये बात याद रखना, क्योंकि शेयर के प्राइस से ही मार्केट कैप बना है, मार्केट कैप से ही शेयर का प्राइस बना है। अगर शेयर का प्राइस 100 गुना होगा तो मार्केट कैप भी 100 गुना होगा। मार्केट कैप क्या होता है? जितने में आप पूरी कंपनी खरीद सकते हो। आसान भाषा में आप ये समझो, अगर आपके पास 91,000 करोड़ है, आप पूरा पॉलीकैब खरीद सकते हो अगर वो देना चाहे तो 91,000 करोड़ को अगर 10 गुना भी होना हो, अगर इस 6,000 के शेयर को 60,000 रुपये होना हो, आप ये सोच के खरीद रहे हैं कि मेरा 6,000 का शेयर 60,000 हो जाएगा, जो भी सालों में आपका एक्सपेक्टेशन होगा, 10 साल 20 साल, तो आप ये सोचिए कि ये लगभग 1 लाख करोड़ की कंपनी क्या 10 लाख करोड़ हो जाएगी? क्या ये वायर बनाने वाली कंपनी के पास इतनी क्षमता है? क्या इंडिया में इतनी डिमांड है वायर की? क्या और जो इसके जो बाकी कॉम्पिटिटर हैं, क्या उनको हटा के ये बाकी पूरा मार्केट कैप ले लेगी? अगर ले लेगी तो टोटल मार्केट कैप क्या है पूरे इंडिया में वायर का, पॉलीकैब के लिए? इस तरीके से आप सोचना चालू कीजिए किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। अब जैसे जोमेटो का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ है अभी, तो अगर आप सोचते हैं जोमेटो का शेयर यहाँ से 200 रुपये से 2,000 हो जाएगा, 10 गुना, तो आप सोचिए कि 2 लाख करोड़ से मार्केट कैप को 20 लाख करोड़ होना है, तो क्या ये पॉसिबल है? अब इंडिया में कौन सी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 20 लाख करोड़ है? आप चेक कीजिए अभी और उससे कंपेयर कीजिए कि क्या उस लेवल की कंपनी बन जाएगी। जैसे HDFC बैंक का मार्केट कैप कुछ 14-15 लाख करोड़ है। अब इससे एक और फ़ायदा क्या होता है? अब अगर आप ऑलरेडी 14 लाख करोड़ की कंपनी ले रहे हो HDFC बैंक, तो आप उसको 30-40-50% प्रॉफिट के लिए ले सकते हो कि भाई अभी नीचे मिल रहा है तो ले लेते हैं, तो
50% 100% प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन आप अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उन कंपनियों से कि अब यहाँ से वो 100 गुना हो जाएंगी, तो वो तो बहुत मुश्किल है। इंडिया का जीडीपी ही नहीं है उतना जितना वो 100 गुना आप उसको करके दे रहे हो। तो एक तरह से मार्केट कैप का नंबर देखने से आपका एक्सपेक्टेशन सही आ जाता है, आपको समझ में आ जाता है। और दूसरा मैं तो कहता हूँ मार्केट कैप से ही जज करना चाहिए कंपनी किस वैल्यू में मिल रही है, सही मिल रही है कि गलत। जैसे कि आप जो अर्निंग निकालते हो किसी कंपनी का, उस अर्निंग के एक आप देखते हो ना उसके कैश फ्लो कितने आ रहे हैं, और पूरे कैश फ्लो को अगर आप जोड़ दो कुछ लिमिटेड सालों के लिए, तो आपको मार्केट कैप मिलता है, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली क्लास में हमने सीखा था। तो मार्केट कैप इसलिए देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब अगर कोई कंपनी है जिसका मार्केट कैप सिर्फ अभी 5,000 करोड़ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, बाकी सारे नंबर अच्छे हैं, तो इस कंपनी के लिए ज़्यादा आसान है 50,000 करोड़ होना या 1,00,000 करोड़ होना, मतलब 10 गुना होना, 100 गुना होना, जो कि आप स्मॉल कैप कंपनियों में देखते हो। इसीलिए पहला नंबर जो आपको देखना है वो क्या है, मार्केट कैप। अब दूसरा नंबर आता है पी, स्टॉक का पी रेशियो बहुत ज़रूरी है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग रेशियो। अब ये नंबर देखो, बहुत सारी बातें हैं कि सिक्लिकल स्टॉक का जब ज़्यादा होता है तो लेना चाहिए, कम होता है वो सब छोड़ दो। आप एक सिंपल रूल बना लो कि सर मैं 50 से ज़्यादा पी का स्टॉक नहीं लूँगा। 50 से ज़्यादा पी का अगर आप अवॉइड करना चालू कर देंगे स्टॉक, तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। क्योंकि जब स्टॉक की अर्निंग्स कम होती है ना, आप ये बात ध्यान रखना, पी रेशियो कब बढ़ता है, जब स्टॉक की अर्निंग बढ़ती है। मैंने एक वीडियो में आपको बहुत डिटेल में समझाया था, जैसे जैसे स्टॉक का कमाई बढ़ते जाता है ना, मार्केट उसको ज़्यादा पी देने लगता है, और जैसे जैसे उसकी कमाई कम होने लगती है ना, मार्केट उसका पी रेशियो गिराने लगता है। अब कहीं आप गलती से 200 के पी वाला स्टॉक ले लिए, तो वो बढ़ रहा है, तब तक तो बढ़ रहा है, लेकिन कहीं गलती से किसी क्वार्टरली रिजल्ट में उसका अर्निंग कम आ गया ना, तो वो जो गिरेगा ना वो बहुत ज़्यादा गिरेगा। क्योंकि उसका पी रेशियो 100 से अगर 200 से 100 हो गया ना, तो शेयर का प्राइस सीधा आधा हो जाएगा। क्योंकि शेयर का प्राइस बनता किससे है, पी रेशियो मल्टीप्लाइड बाई ईपीएस। ईपीएस को गुणा कर दो पी रेशियो से। अब ईपीएस तो कम हुआ ही है, शेयर का पी रेशियो भी कम कर दिया मार्केट ने, तो दोनों तरफ से घाटा हो जाएगा आपको। इसीलिए एक नियम बना लो कि 50 से ऊपर पी को लेना ही नहीं है। 50 का पी भी कब लिया जाता है आपको पता है, जब उस कंपनी में जो अर्निंग ग्रोथ है ना वो कम से कम 50 या उससे ज़्यादा हो। बहुत बड़ी बात है। पीटर लिंच की बुक है वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी बहुत बार दिया है। प्रॉफिट ग्रोथ के बेस पे वैल्यूएशन सिखाया था ना मैंने, उसमें क्या बताया मैंने, अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 20 है, तो आप देखो कि उसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है, जो उसका जो प्रॉफिट में जो ग्रोथ रेट आ रहा है 20% से ज़्यादा ग्रोथ रेट है कि नहीं, तो वो जो 20 का पी है वो जस्टिफाइड है। अगर प्रॉफिट में ग्रोथ रेट 5% का है तो 20 का पी भी महंगा है, और अगर प्रॉफिट ग्रोथ 50% है तो 50 का पी भी सस्ता है। ये बात को समझो, पी सस्ता महंगा नहीं होता, बेस्ड ऑन उसका प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से देखते हैं। तो जितना प्रॉफिट ग्रोथ है उतना पी होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो तो अच्छी बात होती है। अब ये जो नंबर है आरओसी और आरओई के नंबर आपको बहुत सुनने को मिला होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एफिशिएंसी दिखाते हैं कि कोई कंपनी जो पैसा लगाती है अपने ऊपर उससे कितना % रिटर्न जनरेट करती है। इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट कितना दक्ष है, कितना काबिल है, और कैसे अपनी इन्वेंट्री को, कैसे अपने पूरी मशीनरी को यूज़ कर रहा है पैसे बनाने के लिए। तो अगर ये नंबर ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप सोचिए, जो छोटी कंपनियां हैं उनको तो शुरू में उनका तो कैपिटल कम होता है ना, तो रिटर्न ज़्यादा आना चाहिए ना, तो अब ये नंबर 25-30% तो होना ही चाहिए। जो कंपनी 10 साल 20 साल से बिजनेस में है, अब वो कंपनी सेटल हो गई है, तो उसके लिए आप ये नंबर 15%, 16%, 20% रख सकते हो। अगर वो नंबर भी नहीं दिखा रही कंपनी तो क्यों लेना। अगर आप वो नंबर भी नहीं है किसी कंपनी में, आप ले रहे हो कुछ भी एक्सपेक्टेशन से, तो आप गलत एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये दोनों नंबर भी जरूर देखने हैं। तो हमने यहाँ पे ये सब कुछ देख लिया। अब आप यहाँ पे चार्ट में आप क्या देख सकते हो कि पी रेशियो कैसे चला है स्टॉक का। तो आप जब पी पे क्लिक करोगे और लास्ट 10 साल क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि पिछले यहाँ 2021 से आप देखोगे तो मार्केट ने इसको 33 से नीचे का पी नहीं दिया है। तो आप समझ सकते हो कि 33 के पी के आसपास जो कंपनी है लेने लायक होगी। तो इस तरीके से भी आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हो। जब पी नीचे की तरफ आए तो बेच दो, ऊपर की तरफ आए तो बेच दो, नीचे की तरफ आए तो खरीद लो। ये एक तरीका है। फिर आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो किसी कंपनी को, उसके जो बाकी जो उसकी फील्ड में जो कंपनियां हैं,
कि उनका कितना मार्केट कैप है और उस कंपनी का कितना मार्केट कैप है। इससे क्या पता चलता है? पहली बात तो पता चलेगी कि लीडर कौन है इस सेक्टर में। दूसरा, आपको ये पता चलेगा कि बाकी कंपनियां कितना प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा रही हैं और हमारी कंपनी कितना ग्रोथ दिखा रही है, सेल्स में कितना ग्रोथ दिखा रही है, आरओसी कैसा है, मतलब बाकी कंपनियों के मुकाबले क्या मेरी कंपनी अच्छी है या बुरी। यहाँ से आप कंपेयर करके, इसको बोलते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन। जो लोग बोल रहे थे ना वैल्यूएशन की नेक्स्ट क्लास वो आएगी, उसमें जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वैल्यूएशन वो यही है कि आप अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से कंपेयर करते हो कि भाई मेरा बच्चा होशियार है, तो आप किससे कंपेयर कर रहे हो? अपने आसपास वाले से। मेरा घर ज़्यादा बड़ा है, अब अंबानी जी से तो बड़ा नहीं है लेकिन आपके बगल वाले से बड़ा है। तो जब आप कहीं घर खरीदने जाते हैं किसी जगह, तो वो कैसे रेट बताता है कि इस एरिया में तो ये प्राइस चल रहा है, तो उसी हिसाब से वो जो घर आपको जो दे रहा है वो सस्ता है या महंगा है। वैसे ही आपकी इंडस्ट्री में जो कंपनियां काम कर रही हैं उसके हिसाब से आपकी कंपनी महंगी है सस्ती, इसको बोलते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन। किसी चीज़ से कंपेयर करना को बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये सब जहाँ वर्ड आ जाए रिलेटिव वहाँ समझ लेना कंपैरिजन हो रहा है किसी और से। किससे हो रहा है? जब रिलेटिव स्ट्रेंथ लेते हैं हम तो निफ्टी से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? आप अपने सेक्टर की कंपनियों से कंपेयर कर रहे हो, तो ये डेटा भी आप देख सकते हो। इसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट है, मतलब हर तिमाही में आपकी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, मतलब उसका करंट स्टेट क्या है, अभी वो कैसा परफॉर्म कर रही है। छोड़ो पीछे 10 साल की बात, मेरे को अभी जानना है कि कंपनी प्रॉफिट बढ़ा रही है कि। तो आप ये जो सेल्स का जो नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो उसकी बिक्री बढ़ेगी ना, कोई भी दुकानदार होगा तो तब तो उसकी कमाई आएगी, फिर कैश फ्लो आएगा। तो सबसे पहले नंबर देखना है, सेल्स में ग्रोथ आना चाहिए। तो यहाँ पे आप सेल्स में जो प्लस आइकन था उसको क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखा कि सेल्स में ग्रोथ जो है यहाँ पे 20%, फिर 30%, 20%, 24, तो 20% के आसपास सेल्स में ग्रोथ आ रही है, जो कि एक अच्छा नंबर है। तो आपको हमेशा देखना है कि सेल्स का नंबर ऐसे 8-7 ना हो, बढ़ते हुए हो। और अगर यहाँ पे अगर ये नंबर बढ़ते हुए होता ना तो और अच्छा था, जैसे पहले 20 होता, फिर 25, फिर 30, इस तरीके से अगर ग्रोथ हो रही है, कभी किसी कंपनी के कोई ऐसा फेस आया है तो बहुत अच्छा है। फिर ये नंबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं इसको, मतलब कितना रुपए बनाती है कंपनी। मान लो सिंपल मोटा मोटी समझो कि 100 रुपये का बिस्किट बेचा दुकानदार ने, तो उसका 10 रुपये बन रहा है, तो 10% का मार्जिन हो गया। आप जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो सामान लेते हो ना, फेयर एंड लवली, वैसलीन, सर्फ एक्सल, सब में 10% का मार्जिन होता है। मैं दुकान पे बैठा हूँ 10 साल, मुझसे पूछ लो। मतलब आपको अगर किसी चीज़ में लिखा हुआ मिले ना 200 रुपये, तो आप उसको 1.1 से आप उसको डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि दुकानदार को कितना कॉस्ट पड़ा है, क्योंकि उसमें उसका 10% मार्जिन है। 10% मार्जिन होता है उसका, मतलब जो 5 रुपये वाली कुरकुरे आप खरीदते हो वो लगभग 4 रुपये 55 पैसे पड़ती है आपके पास वाले दुकानदार को। तो 45 पैसे आप कम करवा सकते हो। 45 पैसे तो नहीं करेगा, पर ऐसे ही आप कम करवा सकते हो। जैसे अगर आप 1000 रुपये का कोई अगर आप साबुन ले रहे हो 1000 रुपये का, तो आप उसमें 100 रुपये दुकानदार को फ़ायदा है, तो आप उससे 50 रुपये तो कम करवा ही सकते हो। उतना तो वो कर देगा, क्योंकि उसका फिर भी 50 बच जाएगा। तो इस तरीके से होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ये नंबर क्या है ना, बढ़ते हुए हो तो अच्छा है। अगर किसी कंपनी ने अपने मार्जिन बढ़ा रहे हैं, अब मार्जिन कैसे बढ़ाएगी आप सोचिए। अरे अगर वो अपना जो फैब्रिकेशन जो बनाने का तरीका है उसको इम्प्रूव कर ले, उसमें एफिशिएंसी ले आए, तो क्या होगा, उसके मार्जिन बढ़ जाएंगे, उसके खर्चे कम हो जाएंगे। मान लो जब कंपनी शुरू आती है, जब नई नई आती है, तो मार्केटिंग करती है, दुनिया को बताना है कि हम क्या बेच रहे हैं, तभी तो लोग आएंगे। तो वो जब खर्चे कम हो जाते हैं तो उसका क्या होता है, मार्जिन बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये मार्जिन का नंबर बढ़ते हुए हो और 14% हो, ये जरूर देखिए आप। इसके बाद आपको देखना है ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के पीछे कंपनी जो कमाती है वो नंबर बढ़ते हुए होना चाहिए अभी हाल फिलहाल के क्वार्टर्स में, मतलब पिछले तिमाहियों में, तभी आपको शेयर को लेना चाहिए। जब ये फ्लैट चल रहा हो, जैसे अभी 26, 29, 30 चल रहा था तो कोई दिक्कत, जब 30 से 48 हुआ तब आप देखोगे शेयर भागता है। जब ईपीएस में ग्रोथ आती है करंट क्वार्टर में, अभी के तिमाही में। अब आप देखो सालाना रिजल्ट कि साल दर साल कंपनी कैसा कर रही है। 2014 में जो कर रही थी वो आज कैसा कर रही है। ऐसे आप सेम चीज़ें कंपेयर करो, सेल्स ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ईपीएस को, ठीक है। अब इतना सब होने के बाद आप एक नंबर और देखो यहाँ, बोरोइंग का, मतलब कंपनी ने कितना उधार लिया हुआ है। इसको क्लिक करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये क्या होता है, मान लो आप किसी से आपने 1 साल के लिए उधार लिया है,
तो आपको तो उसको देना है ना 1 साल के अंदर, तो आपको तो नींद नहीं आएगी। अब मान लो किसी से आपने 30 साल के लिए उधार लिया है, तो आप आराम से उसका ईएमआई देख रहे हो। तो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं वो अच्छी होती हैं किसी कंपनी का, आप उसको आराम से देते हैं। गवर्नमेंट भी जो बॉन्ड इशू करती है, आप देखे होंगे, बहुत लंबे लंबे साल के लिए करती है। अगर उसको इसी साल देना पड़ जाए बहुत सारे पैसे, तो बहुत दिक्कत है। और दूसरी बात, ये जो बोरिंग का नंबर है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी पूरा उधार में ही चल रही है, उधार से ही बिजनेस कर रही है, तो जब भी कोई ख़राब समय आएगा तो वो कंपनी बंद हो जाएगी। इसलिए ये नंबर, और किससे कंपेयर करोगे आप, ज़्यादा है कि कम, उसके टोटल साइज से। 90,000 करोड़ की कंपनी में अगर 500-600 करोड़ का लोन है तो ठीक है। अगर 90,000 करोड़ की कंपनी में 50-60,000 70,000 करोड़ का लोन है, तो आप समझ लो बाबा रे बाबा, डर लगेगा आपको। बैंक को जब आप देखोगे तो उसमें आप ये मत देखना, क्योंकि उनका तो काम ही है उधार देना, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट नंबर देखना है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ रहा है कि नहीं, मतलब जो काम करती है कंपनी, ऑपरेट करती है, उससे कैश बना पा रही है कि नहीं। ये नंबर देखो, 310 करोड़ था 2014 में, अभी 1800 करोड़ है। तो मतलब आपका 6 गुना हो गया। जितना 300 करोड़ पैदा करती थी, जनरेट करती थी अपने काम से ये दुकान, ये कंपनी 2014 में, आज कितना करती है, 1800 करोड़। तो 6 गुना करा है इसने पिछले 10 साल में अपने कैश को। तो प्रॉफिट के साथ साथ कैश भी बढ़ते हुए होना चाहिए। इसके बाद जो नंबर देखना है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में है फिक्स्ड एसेट परचेज, मतलब कंपनी कुछ निवेश भी कर रही हो अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए, तभी ना आगे जाके ग्रो करेगी, वरना स्टेबल हो जाएगी। तो ये नंबर भी होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ते हुए होना चाहिए, और नंबर होना चाहिए 15 से ज़्यादा। ये सारी चीज़ें आप देखो, जितना देख सकोगे उतना फ़ायदा होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको पसंद आया है। चैनल के 25,000 हो गए अब हमारी फैमिली। कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू आप लोगों के सपोर्ट के लिए। ऐसे ही काम करते रहेंगे, स्टॉक मार्केट को आसान बनाते रहेंगे, ताकि आप लोग पैसे गंवाएं ना। जल्दीबाजी में मत रहा करिए, धीरे धीरे चलिए। लाइफ बहुत बड़ी है, स्टॉक मार्केट में आप धीरे धीरे पैसे बनाने का सोचोगे, आराम से 3-4% मंथली एवरेज रिटर्न का टारगेट होना चाहिए। मतलब आपका साल में अगर आपको 20 से लेके 40% रिटर्न बन गया तो बहुत है। ऐसा सोच के काम करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में टिक पाओगे। अगर शॉर्ट टर्म वाला कोई तरीका अपनाओगे, ऑप्शन बाई करोगे एकदम से जाके पूरे कैपिटल से, तो पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। ऑप्शन सेलिंग करोगे, ओवरनाइट छोड़ दोगे, तो मार्केट जैसे 4% खुला था नीचे जब ट्रम्प का इशू हुआ था, तो बहुत लोगों को लॉस हुआ, वो भी खतरनाक है। स्टॉक में लोग ऑप्शन बेच देते हैं, बहुत खतरनाक है। स्टॉक में लिक्विडिटी का इशू होता है, बिड आस्क का इशू होता है। तो कोई भी काम करो सिस्टमेटिक तरीके से करो। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो मार्केट ऊपर जाते हुए होना चाहिए, तभी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप नीचे गिरे जब मार्केट, जब अभी तो बहुत ऊपर आ गया, जब नीचे जाएगा 21,000 20,000 तब करना। तो हर चीज़ का एक वक्त है, हर चीज़ के कुछ रूल्स हैं। जैसे आपको हर वीडियो में मैं बताता हूँ, शांति से काम करेंगे, भगवान का नाम लेके आराम से चलेंगे, भगवान अच्छा करेगा आपके साथ, सबके साथ। आप थोड़ा धैर्य से, ऑनेस्टी से काम कीजिए, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए। मैंने देखा है लाइफ में, जब मैंने अपने आप से ऑनेस्ट था, जब मैंने खुद से कहा कि मुझे कहाँ मेहनत करनी है, मुझे कहाँ पे एफर्ट लगाना है और मैं क्या गलत कर रहा हूँ। आपका सबसे बड़ा जो आपका क्रिटिक है और जो आपका जो तारीफ करने वाला है, वो आप खुद हो। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। तो आप एक जगह बैठिए, 1 घंटे सोचिए कि आप करना क्या चाहते हैं और आप कर क्या रहे हैं। आपको पता चल जाएगा आप क्या गलत कर रहे हो। और उसके बाद आप बताइए कि हाँ, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि अब मैं जो मुझे करना है उसी दिशा में प्रयास करूंगा, और प्रयास करना शुरू कीजिए। ऐसा मत बस प्लान ही बनाते रह जाइए। आप एक छोटे कैपिटल से जो आप सोच रहे हो उसको 1 महीने 2 महीने साल भर टेस्ट कीजिए, जब वो सही बैठे तो कैपिटल बढ़ाइए। इस तरीके से काम कीजिए, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।